Assalamualaikum students, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम आपके लिए लाए हैं पेपर 1 ऑफ जर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। अब इस टॉपिक में बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल दोज क्यूरीज फॉर यू। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको फिर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो या कोई भी सवाल आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसका फॉलोअप भी आपको दे सकूं। तो लेट्स बिगिन विद द पेपर। सबसे पहला सवाल आपके पास आया है, फॉर अ ट्रांसफ़र वेव व्हाट इज़ अ वेव फ्रंट। तो देखिए, वेव फ्रंट आपके पास होता क्या है। वेव फ्रंट एक लाइन होती है जो ज्वाइन करती है तमाम उन पॉइंट्स को जो सेम क्रस्ट पे होते हैं या तो सेम ट्रफ पे होते हैं। वेव फ्रंट की एक जर्नल डेफिनेशन समझने के लिए ये भी होता है कि इट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेव ओरिजिनेट्स। वो पॉइंट जहाँ से वेव बनना स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट ऑन द सेम क्रस्ट ऑफ अ वेव। अब देखिए यहाँ पे अगर क्रस्ट के बजाय ट्रफ भी बोलते थे तब भी आपके पास ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक होती। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, बाकी सब गलत क्यों हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बी में लिखा हुआ है, अ लाइन शोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव तो वो आपके पास एक ऐसी लाइन होती है, फॉर सपोज ये आपके पास अगर मैं वेव बना रहा हूँ तो दिस इज़ द लाइन विच इज़ शोइंग द डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको पता हो कि अगर मैं बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट से मीन पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। सी में लिखा हुआ है द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ वेव, नो। और डी में लिखा हुआ है द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ वेव टू रीच अ पॉइंट, नो। तो वेव फ्रंट आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ लाइन that join all the points on the same crest of a wave, or we can also say that a line joining all the point on the same trough of a wave। क्योंकि आप वेव फ्रंट क्रस्ट टू क्रस्ट भी बना सकते हैं या तो ट्रफ टू ट्रफ भी बना सकते हैं। सो देयरफॉर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव पासेस अलोंग ए स्प्रिंग। आपको पता है स्प्रिंग एक लॉन्गिट्यूडनल वेव डेवलप करती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव की साथ साथ डेफिनेशन भी बताते जाऊँ तो आपके पास क्या होती है डेफिनेशन, कि आपके पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ वेव एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ वेव इज़ नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे बोला हुआ सवाल में, द कॉइल ऑफ अ स्प्रिंग वाइब्रेट फ्रॉम साइड टू साइड, द डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ द कॉइल एट वन पर्टिकुलर टाइम। तो ये आपके पास स्प्रिंग की वेव डायग्राम बना के दी हुई है। पूछा हुआ आपसे क्या है, विच पोजीशन आर वन वेवलेंथ अपार्ट। कौन सी पोजीशन है जिसमें आपके पास वन वेवलेंथ रिप्रेजेंट हो रही है। देखिए यहाँ पर आप वेवलेंथ किस तरीके से मेजर करते हैं, या तो कंप्रेशन टू कंप्रेशन, या तो आपके पास रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन। ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो अगर मैं देखूं आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दिए मैं, W टू X। तो देखें W एक कंप्रेशन है और X एक रेयर फैक्शन है। तो वेवलेंथ मैंने बताया ना आपके पास क्या होता है, वेवलेंथ इज कंप्रेशन टू कंप्रेशन, कंप्रेशन टू कंप्रेशन, या रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन। ये आपके पास अगर डिस्टेंस हम मेजर कर लें तो ये वेवलेंथ कहलाती है। तो W और X तो डिस्टेंस है कंप्रेशन टू रेयर फैक्शन का, तो ये वेवलेंथ नहीं है। अगर अच्छा मैं पूछूं ये क्या है, ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो सकता है। अच्छा, W एंड Z के बारे में क्या ख्याल है, W ये रहा और Z ये रहा, ये एक वेवलेंथ तो नहीं है बेटे। ए वेवलेंथ अगर मैं देखूं
तो W से Y एक वेवलेंथ हो गई, देखें कंप्रेशन टू कंप्रेशन। इसी तरीके से Y टू Z एक और वेवलेंथ होगी, क्यों? कंप्रेशन टू कंप्रेशन। सो दिस इज वन वेवलेंथ एंड दिस इज अनदर वेवलेंथ। तो W से Z तक का डिस्टेंस आपके पास टू वेवलेंथ्स बता रहे हैं, एक वेवलेंथ तो नहीं बता रहा। और सवाल में हमसे यही पूछा हुआ है कि एक वेवलेंथ कौन सा डिस्टेंस आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x टू Z देखें तो देखिए x टू Z में आपके पास क्या है, x टू, अगर मैं ये यहाँ पे कोई पॉइंट लिख देता हूँ, बिलफर्ज B लिख रहा हूँ, x टू B ये आपके पास एक वेवलेंथ, और फिर रेयर फ्रैक्शन टू कंप्रेशन ये आधी वेवलेंथ, तो ये लैम्डा हो गया और ये हाफ लैम्डा हो गया। तो ये 1.5 वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 वेवलेंथ तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो अब आपके पास x टू Z भी आपके पास गलत हो गया। y टू Z देखते हैं, तो y क्या है आपके पास कंप्रेशन, z क्या है ये भी आपके पास कंप्रेशन है, और कंप्रेशन टू कंप्रेशन आपके पास क्या कहलाता है? अगर मैं कंप्रेशन टू कंप्रेशन डिस्टेंस मेजर कर लूँ, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ। तो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वैसे ही जर्नली में सवाल पूछ लूँ और कौन से डिस्टेंसेस यहाँ पे वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑप्शन तो हमें पता चल गया। W टू Y भी आपके पास एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं W टू Z मैंने जैसे देखा, तो वो आपके पास दो वेवलेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कंप्रेशन टू कंप्रेशन के दरमियान का अगर डिस्टेंस ले लें तो वो भी एक वेवलेंथ है, रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन, और कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अब जिस तरीके से W टू Z ये कंसेक्यूटिव नहीं थे, W टू Z आपके पास इसके दरमियान एक और कंप्रेशन आ रहा है, तो कंसेक्यूटिव आपके पास क्या होते हैं? एक के फौरन बाद वाला। तो Y के फौरन बाद वाला जो अगला कंप्रेशन आएगा, इन दो कंप्रेशन का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोला हुआ है कि एक वाटर वेव है जो रिपल टैंक से रिफ्रैक्ट हुई है जैसे ही वो डीप वाटर से शैलो वाटर में आई है। अब विच प्रॉपर्टी चेंजेस एज द वेव रिफ्रैक्ट्स? तो हम लोगों ने बात की थी कि रिफ्रैक्शन में आपके पास अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, हम वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हैं, और हम फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन में आपके पास स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उस वक्त चेंज होगी जब आपके पास सोर्स जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज होगी, लेकिन सोर्स की तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं होता रिफ्रैक्शन में। तो आपके पास रिफ्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस किस प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं? स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आते हैं। फ्रीक्वेंसी जबकि क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एम्पलीट्यूड का यहाँ पे जिक्र नहीं करते, तो एम्पलीट्यूड को हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो विच आर द प्रॉपर्टीज विच चेंजेस आफ्टर रिफ्रैक्शन? दैट इज स्पीड एंड वेवलेंथ। अगर डीप से शैलो में जाते हैं तो आपके पास वैसे होता क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर मैं इसकी एक वेव डायग्राम, रे डायग्राम भी बना लें, फॉर सपोज दिस इज़ अ डीप रीजन, दिस इज़ अ शैलो रीजन। तो आपके पास जैसे ही वेव बाउंड्री से टकराई तो ऑब्वियस ही बात है आप यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक अदद नॉर्मल। और याद रहे नॉर्मल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। अब आपके पास होगा क्या? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अगर बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी तो डीप से शैलो जब भी आपके पास वेव रिफ्रैक्ट होती है तो आपकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है और स्पीड भी डिक्रीज होती है, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास कम होगी। और कम होगी इसका कैसे हम रे डायग्राम से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके पास वेव रिफ्रैक्ट होगी और टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने वेव डायग्राम बना के दिखाई दी है। अब इसको अगर आपको रे डायग्राम्स हमने बनाई भी थी क्लास में, तो उसमें आपको मैंने बताया था
कि आपके पास वेवलेंथ कम हुई है, ये आप रे डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप वेव फ्रंट्स अगर आपके पास हों तो आप बता सकते हैं कि देखें वेव फ्रंट्स अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रे, तो दिस इज़ अ वेव फ्रंट। अब देखें ये भी आपके पास क्या है, वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास याद रखिएगा हमेशा कांस्टेंट रखना है, और वेव फ्रंट के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन आपके पास क्या होगा, वेव फ्रंट्स तो आपके पास परपेंडिकुलर टू द रे ही बनेंगे, लेकिन दे वुड बी क्लोज टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ आपकी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है ना, तो आपके पास वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे डी इज़ द करेक्ट आंसर, और पूरी आपके पास इसके पीछे साइंस क्या है वो भी हमने आपको बता दिया कि डीप टू शैलो में जाएंगे तो क्या होगा, और शैलो से डीप में जाएंगे तो बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंसेस शो किए हुए, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। आपको यहाँ पे पूछा हुआ क्या है, विच डिस्टेंस शोज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। कौन सा डिस्टेंस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो अगर मैं ए को देखता हूँ तो ए आपके पास कंप्रेशन टू रेयर फैक्शन का डिस्टेंस है, और ये वेवलेंथ को शो नहीं करता। अगर मैं बी को देखूँ तो बी में आपके पास क्या है, ये रेयर फैक्शन है, ये भी आपके पास क्या है, रेयर फैक्शन। तो यस, दिस डिस्टेंस इज अ वेवलेंथ। सी को देखते हैं तो आपके पास क्या है, रेयर फैक्शन। अब इसका कंसेक्यूटिव रेयर फैक्शन ये आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहाँ तक डिस्टेंस शो किया हुआ है, रेयर फैक्शन टू कंप्रेशन तक का। तो अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ कि सी कितनी वेवलेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं सर कि ये एक वेवलेंथ हो गई और ये फिर हाफ वेवलेंथ हो गई, तो ये 1.5 वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से डी की बात करते हैं तो डी में आपके पास कंप्रेशन टू कंप्रेशन एक वेवलेंथ, फिर एक और कंप्रेशन आ गया, तो डी आपके पास कौन सा डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये दो वेवलेंथ का डिस्टेंस मेजर कर रहा है। ए कौन सी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हाफ वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, कैसे पता चला, कंप्रेशन टू रेयर फैक्शन था तो हाफ वेवलेंथ। अब बी का देखा तो रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन और कंसेक्यूटिव थे, तो ये आपके पास कंप्लीट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बोला हुआ है कि अगर आप डीपर टू शैलोअर रीजन जाते हैं तो विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। अब देखें ये आपके पास इससे पिछले सवाल में पूछा हुआ था विच प्रॉपर्टी चेंजेस, और यहाँ पे पूछ लिया विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, तो वर्डिंग से आपको घुमाने की कोशिश की गई है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज सेम। तो हमें पता है स्पीड और वेवलेंथ ही चेंज होती है, और हमें पता है अभी पीछे आपको बताया भी डीपर टू शैलोअर रीजन में जाते हैं तो आपके पास स्पीड और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखिएगा क्या रहती है, कांस्टेंट। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास बोला हुआ है कि वेव की डायरेक्शन आपको बता दिए, और बॉल आपको इन्होंने बताया हुआ द बॉल डज नॉट मूव हॉरिजॉन्टली, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जैसे कि हमने बताया था कि वेव हमेशा एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मैटर को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करती। मैटर को वो एक जगह से दूसरी जगह ये डिस्प्लेस नहीं करेगी, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेगी। तो आपके पास अगर हम देखें पार्ट ए में लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, बोथ एनर्जी एंड वाटर आर ट्रांसफर्ड, नो, वाटर इज़ अ मैटर और मैटर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखें एनर्जी इज़ नॉट ट्रांसफ़र, हालांकि एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है वेव से। ऑप्शन सी में देखते हैं एनर्जी इज़ ट्रांसफर इन द वेव डायरेक्शन बट वाटर इज़ नॉट, सो यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसफ़र आपके पास नहीं होता। और ऑप्शन डी में तो बोला हुआ है नाइदर एनर्जी नॉर वाटर, तो ये हो ही गलत गया। वेव सिर्फ और सिर्फ आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ ये है कि रिपल टैंक का एक्सपेरिमेंट है और वेव फ्रंट्स आपके लिए ड्रॉ किए गए हैं। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द वेव आफ्टर दे आर रिफ्लेक्टेड
देखें रिफ्लेक्शन हुई है, और रिफ्लेक्शन में आपके पास ना स्पीड, ना वेवलेंथ, ना फ्रीक्वेंसी, किसी में चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पास रे जो है वो जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में बाउंस बैक होगी। तो मीडियम चेंज होगा तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी ना बेटे, फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होती। तो मीडियम चेंज होने की वजह से आपके पास स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। में आपके पास वेव बाउंड्री से टकराती है और उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो मीडियम चेंज हुआ ही नहीं। और जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो ना तो आपकी स्पीड चेंज होगी, ना आपके पास वेवलेंथ चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं होती। तो क्या आपके पास करेक्ट आंसर होगा? आपके पास आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पीड भी सेम रहेगी और वेवलेंथ भी सेम रहेगी। ऑप्शन नंबर 8 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अब बेसिकली ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती नहीं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, they can travel in a medium, they can travel without a medium as well। और इंफ्रारेड रेडिएशन आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है कि दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ऑल्दो दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड और गैसेस, गलत, दे कैन ट्रैवल एनीवेयर। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ओनली ट्रैवल इन वैक्यूम, नो, गलत बेटे। क्यों? क्योंकि वो मीडियम और जहाँ पे मीडियम नहीं है दोनों जगहों पे ट्रैवल कर सकती है। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड इन गैसेस, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास बोला हुआ है डीप टू शैलोअर आप गए हैं, तो क्या चीज़ चेंज होगी? जैसा कि आपको बताया डीप टू शैलोअर मीडियम चेंज हुआ ना बेटे, जब मीडियम चेंज होगा तो क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी? आपके पास वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। और ये कौन सा ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन सी इज रिप्रेजेंटिंग। सो फ्रीक्वेंसी से इज द सेम, वेवलेंथ चेंज होगी और स्पीड चेंज होगी, और क्या चेंज आएगा वो भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट पर सेकेंड। इसका हमने फॉर्मूला भी लिखा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। कितनी वेव्स पास हो रही हैं एक फिक्स पॉइंट से एक सेकेंड में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और अगर ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं तो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ फिक्स पॉइंट पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी सी डी गलत क्यों है, इनको भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पीक्स एडेड टू द नंबर ऑफ ट्रफ्स, बिल्कुल गलत हो गया बेटा, ऐसी तो कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है फ्रीक्वेंसी की। द टाइम टेकन, फ्रीक्वेंसी इज नॉट द टाइम, फ्रीक्वेंसी हमें ना टाइम के बारे में बताता है, और ऑप्शन डी में भी द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास गलत हैं बेटे। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी टाइम के बारे में नहीं बताता, फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कितनी वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में पास हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे ऑल आर ट्रांसवर्स वेव and they can travel through vacuum, they can travel in a medium as well। तो ऑप्शन ए तो वैसे सही लग रहा है, दे ऑल आर ट्रांसफर्स। और ज़रा देखते हैं कि कहीं आपको और कोई बेहतर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ। दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, गलत। दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, गलत। सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। दे ट्रैवल थ्रू लेड, कर तो सकते हैं वैसे, दे कैन नॉट, लेकिन आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? दे आर ट्रांसफर वेव। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, आपके पास दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू। फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद रखिएगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है।
अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रैवल 1300 मीटर इन 4 सेकेंड। अब देखें आपके पास ये डिस्टेंस दे दिया और ये आपके पास टाइम दे दिया, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी। मालूम आपको क्या करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक वेव इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी तो है, लेमडा मालूम करना है, स्पीड के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो हमें डेटा दिया हुआ है इससे मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 1300, टाइम आपके पास दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो हम लोग स्पीड को मेजर कर लेते हैं। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम मीन्स 1300 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास स्पीड आ गई 325 मीटर पर सेकेंड। अब देखें जब आपके पास स्पीड आ गई है, सो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। स्पीड आपके पास कितनी है 325, फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है 13,000, लेमडा आपको मालूम करना है, तो 13,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम अगर इसको डिवाइड करें तो 325 डिवाइडेड बाय 13,000 एंड योर आंसर इज 0.025। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 13 इसलिए नहीं करवाया, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है जो अभी ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ने की। अब देखें आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला हुआ है कि रिपल टैंक है और उसमें हम वेव्स डेवलप कर रहे हैं। द डिपर वाइब्रेट्स अप एंड डाउन एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास चेंज नहीं हुई है। अब what happens to the frequency and the speed of the wave as it reaches the glass block। फ्रीक्वेंसी को क्या होगा और स्पीड को क्या हुआ होगा जैसे ही उसने ग्लास ब्लॉक को रीच किया। तो ज़रा देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। अब देखें ग्लास ब्लॉक के करीब मैं देखता हूँ, ग्लास ब्लॉक से पहले आपके पास देखें ये जो मैंने डिस्टेंस मार्क किया है, ये अब आपको पता होना चाहिए, क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। तो दिस इज अ वेवलेंथ। अगर मैं ग्लास ब्लॉक की तरफ देखता हूं तो आपके पास वेवलेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई बेटे। और आपको पता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर आपके पास वेवलेंथ डिक्रीज हुई तो डेफिनेटली स्पीड भी डिक्रीज हुई होगी। कैसे पता चला, मैंने आपको बताया बेटे कि हमने क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस ग्लास ब्लॉक से पहले देख लिया और ग्लास ब्लॉक में के दरमियान देख लिया कि आपके पास क्या डिस्टेंस आया, क्या चेंजेस आई। तो हमें पता चला कि ग्लास ब्लॉक से पहले आपके पास वेवलेंथ बड़ी थी और ग्लास ब्लॉक से जब पास हो रही है तो आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और अगर वेवलेंथ कम हुई तो स्पीड भी आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम एंड स्पीड डिक्रीजेस। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज। अब देखें बेटे यहाँ पे आपको ये जो प्रीफिक्स दिया हुआ है किलो का, इसको आपको चेंज करना है। किलो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 10 इंटू 10 टू द पावर 3। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, किलो को देखते नहीं हैं और सिर्फ 10 को इस्तेमाल करके आंसर निकालते हैं, आंसर गलत आ जाता है। विच पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इज पॉसिबल। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम बेसिकली यहाँ पे आपके पास स्पीड और वेवलेंथ दी हुई है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा मेरे पास फॉर्मूला है। मैं तमाम वैल्यूज से फ्रीक्वेंसी निकालूंगा और जिससे फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगी, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो 330 को डिवाइडेड बाय 0.33 किया तो आपके पास आया 1000। यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटे,
1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरीके से, और मेरे पास 1000 हर्ट्ज नहीं है, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो 10 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10,000 हर्ट्ज है। तो जिस ऑप्शन से मेरी फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज आएगी वो ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन से देखते हैं 330 डिवाइडेड बाय 33, तो इससे आंसर आ रहा है आपके पास बेटे 10 हर्ट्ज। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी से देखता हूँ 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 30 अगर हम लोग करें, लेट मी डू विद द कैलकुलेटर, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 30 किया तो इससे आपके पास आ रहा है आंसर 1 एक्सपोनेंट 7 हर्ट्ज, मतलब 1 के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बड़ी तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। अब मैं ऑप्शन डी को कैलकुलेट करूं या ना करूं, आई नो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी से आपके पास 10,000 आंसर आएगा। करके देखिएगा, देखते हैं आता है नहीं आता। यस, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 4, आपके पास आंसर आ रहा है 10,000। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, इन विच सिचुएशन इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय वेव मोशन। कौन सी सिचुएशन है जिसमें वेव की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? कोलाइडिंग एटम इन अ हीटेड कॉपर रॉड, नहीं बेटा, यहाँ पे हीट की बात आ गई, तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो भी रही है तो वो हीट की वजह से या टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रही है। पार्ट बी, ऑप्शन बी देखते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, नो। हॉट वाटर राइजिंग, नहीं, यहाँ पे भी आपके पास हीट की बात हो गई। ऑप्शन डी देखते हैं। रिपल पासिंग अक्रॉस द वाटर इन अ रिपल टैंक, यस, this is the option where the energy is being transferred by the wave motion. क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। which of the following travel as a longitudinal wave? कौन सी वेव आपके पास लॉन्गिट्यूडनल होती है? अ रेडियो वेव, नहीं, रेडियो वेव आपके पास एक ट्रांसफर वेव होती है। साउंड वेव, यस, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव ऑन अ रोप, रोप से भी आपके पास ट्रांसफर वेव होती है। एंड इंफ्रारेड, अब आपको बताएं, इंफ्रारेड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास ट्रांसफर वेव होती है। एज आई टोल्ड यू, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके पास डायरेक्शन ऑफ द वेव बता दिया है, बताना ये है कि बॉल की मूवमेंट क्या होगी। अब देखें, यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद आनी चाहिए कि आपके पास वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ वेव एक दूसरे के क्या होते हैं बेटे? परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव भी ऐसे ही है और बॉल भी इन्होंने उसी डायरेक्शन में शो की है, तो दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसफर वेव। और मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे कौन सी वेव डेवलप हो रही है? ट्रांसफर वेव डेवलप हो रही है। ऑप्शन सी देखता हूँ, नहीं बेटे, ऑप्शन सी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों बेटे? वो अपने पॉइंट के ऊपर भी जाती है और फिर अपने पॉइंट पे वापस आती है और फिर नीचे जाती है। तो आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होता है आपके पास, कि जिस पॉइंट पे होती हैं उसी पॉइंट से ऊपर जाती हैं, फिर उसी पॉइंट पे वापस आती हैं और फिर उसी पॉइंट से नीचे जाती हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 हर्ट्ज है। हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस इन 1 मिनट? तो सबसे पहले आपके पास टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम को आप सेकंड में चेंज कर लें। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2, आपको नंबर ऑफ वेव्स मालूम करनी है और टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 60। ये 60 डिवाइड वहाँ जाकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वेव्स वुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू 60, और ये कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि आपके पास वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। व्हाट डज द पैटर्न शो?
ये पैटर्न किस चीज़ का है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पास हुआ क्या है, वेव आई, टकराई, बाउंस बैक होके वापस चली गई। तो ये तो बेटे आपके पास रिफ्लेक्शन में होता है। सो व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन। तो वेव आर बीइंग रिफ्लेक्टेड, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड के बारे में बोला है, गलत है। वेव चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, नो। वेव चेंजिंग स्पीड, अगर स्पीड चेंज हुई भी होती तो आपके पास वेव फ्रंट्स में चेंज आता है ना, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब चाहे बढ़े, स्पीड बढ़े तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, स्पीड कम हुई तो वेवलेंथ भी कम होगी, लेकिन उससे वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस भी आपके पास क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम है। और मुझे शो हो रहा है बेटे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, आपके पास वाइब्रेटर सर्कुलर वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा है फ्लैट सरफेस पे। The reflective wave fronts are also the part of circle. Where is the center of the circle? आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ पर आपके पास सेंटर होगा। सो ए, अब देखें ये ए आपके पास वाइब्रेटर है और आपको बोला हुआ है सर्कल का आपके पास सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको इन्होंने बाउंड्री शो की हुई है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपके पास सर्कल का सेंटर रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो देखें आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। देखिए डिस्प्लेसमेंट से आपको क्या पता चलता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लूँ तो ये भी आपके पास वेवलेंथ होगा बेटे। अगर मैं क्रस्ट टू क्रस्ट तक का भी डिस्टेंस ले लूँ तो ये भी आपके पास क्या होगा, वेवलेंथ। लेकिन मैं ये अभी इस सवाल में ये डिस्टेंस में मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो मैंने आपको बताया था ना, आपको 3 तरीक़ों से वेवलेंथ निकाली जा सकती है। एक आपके पास तरीका ये भी है जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ का डिस्टेंस में मेजर कर लूँ तो ये भी आपके पास क्या होता है, वेवलेंथ। तो यहाँ से मुझे इस ग्राफ से पता चल गया कि वेवलेंथ मेरे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अगला आपके पास दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखिए टाइम से आपके पास क्या पता चलेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपके पास क्या था, टाइम पीरियड अगर आप रिकॉल करें, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम मेजर कर लूं, सो दिस टाइम वुड बी नोन एज माय टाइम पीरियड। तो आपके पास यहां से क्या पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया, विच इज 0.04 सेकेंड्स। आपको क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लेकिन मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, और वो मैंने मेजर कर लिया है। तो आपके पास कितना आया है, जो कि 0.04 आया है आपके पास। तो मैंने इस टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल ली, 1 डिवाइडेड बाय 0.04, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 25। सो योर फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई, विच इज 25 हर्ट्ज। आपको इसी तरीके से वेवलेंथ भी पता चल गई। वेवलेंथ आपके पास कितनी है, 2। आपको स्पीड निकालनी है, तो 25 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ाते हैं। अ स्टूडेंट यूजेज अ स्प्रिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट वेव, ही मूव्स द स्प्रिंग विद हिज हैंड। अच्छा, स्प्रिंग किस तरीके की वेव बनाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाता है।
अब बोला हुआ ये है कौन सी डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रही है इसकी वेव डायग्राम। तो बेटा ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में आपके पास क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, रेयरफैक्शन में कंप्रेशन प्रेशर कम होता है। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रेयरफैक्शन शो कर रहा है। ऑप्शन डी भी गलत है, ये तो ट्रांसफ़र वेव है और आपके पास स्प्रिंग ट्रांसफ़र वेव डेवलप नहीं करता। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे, देखिए ये आपके पास कंप्रेशन आ गया, ये रेयरफैक्शन आ गया। और याद रहे इसी ऑप्शन में आपको इसी क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट भी बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में सेम रहता है तो आप जवाब देंगे नो। कैसे, कंप्रेशन में आपके पास प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, रेयरफैक्शन में आपके पास प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जबकि अगर मैं ट्रांसफ़र वेव बनाऊं, यहाँ पर ट्रांसफ़र वेव में थ्रू आउट द वेव आपके पास जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि जितना आपके पास क्रस्ट होता है उतना ही आपके पास ट्रफ भी होता है, ना पार्टिकल्स क्लोज होते हैं ना पार्टिकल्स दूर जाते हैं। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको अभी नहीं करना, क्योंकि इसमें लेंस की बात आ रही है, तो 24 को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आपकी वेव डीप से शैलो में जा रही है तो आपके पास क्या होगा। हमने अभी डिस्कस किया, स्पीड डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। और अगर मैं रे डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि पहले आपके पास वेव फ्रंट एक दूसरे से, अगर मैं डीप में वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, शैलो में वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास जो वेव रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। तो देखें ये चीज़ कहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं ऑप्शन बी को देखता हूँ तो ये सबसे गलत आंसर है। क्यों, डीप में इन्होंने वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस कम रखा हुआ है, शैलो में आपके पास वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा रखा हुआ है, मतलब इन्होंने बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस कर दिया, तो गलत आंसर। डी में भी देखें तो आपके पास डी में क्या हुआ है कि आपके पास वही चीज़ है। एक देखें, डी में दो गलतियाँ। पहली गलती कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइन डेवलप करूँ, नॉर्मल आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास होता ये है कि आपके पास वेव नॉर्मल के टूवर्ड्स आ जाती है, और हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेव नॉर्मल से अवे जा रही है। तो एक तो इन्होंने वेव फ्रंट्स भी गलत बनाए हुए हैं, और नॉर्मल से जो वेव अवे जा रही है ये भी गलत बनाया हुआ है। अगर मैं बी में देखता हूँ तो एक चीज़ तो इन्होंने सही की हुई है बेटे, कि इन्होंने नॉर्मल के टूवर्ड्स आपके पास बताया हुआ है कि आपके पास डीप टू शैलो में जाती है वेव, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती है और वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इन्होंने टूवर्ड्स नॉर्मल तो बी में सही बताया हुआ है, लेकिन वेव फ्रंट्स का जो डिस्टेंस है वो गलत बताया हुआ है। इन्होंने वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया, हालांकि क्या होना चाहिए था, डीप टू शैलो में कम। सी में आपके पास इन्होंने देखें वेव फ्रंट्स तो बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ किए हुए, डीप में वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, शैलो में वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस कम, लेकिन एक चीज़ गलत कर दी, अवे फ्रॉम नॉर्मल ले गए, हालांकि हमें पता है टूवर्ड्स नॉर्मल होती है। ए में देखते हैं तो ए में इन्होंने टूवर्ड्स नॉर्मल भी किया हुआ है बेटे, और आपके पास वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस भी कम किया हुआ है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। किसी को कोई भी चीज़ बेटे समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकूं और उसको आपको और अच्छे से समझा सकूं बेटे। क्वेश्चन नंबर 26, आपके पास इन्होंने बोला हुआ है वेवलेंथ और वेव फ्रंट्स कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं P का डिस्टेंस देखता हूं तो यस, P इज़ रिप्रेजेंटिंग वेवलेंथ। कैसे, क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अगर Q को देखें तो Q आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है।
कैसे? मैक्सिमम पॉइंट से लेके मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। एस आपके पास क्या शो कर रहा है? आपके पास ये अगर हम लोग देखें क्रस्ट सीन फ्रॉम अबव, तो एस भी आपके पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स, ये भी आपके पास वेवलेंथ होता है। तो पी भी वेवलेंथ है और एस भी वेवलेंथ है, और आर आपके पास वेव फ्रंट होते हैं बेटे। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? आर वेवफ्रंट है और पी वेवलेंथ है। पी और एस दोनों वेवलेंथ है, तो जिसमें आपके पास होगा सही ऑप्शन तो वो हम लोग लगा देंगे। पी इज वेवलेंथ, यस। आर इज वेवफ्रंट, यस। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप देखें बी सी डी में सारे गलत ऑप्शन दिए हुए। बी में देखें तो पी तो उन्होंने सही बोला हुआ है, वेवलेंथ है। एस उन्होंने गलत बोला हुआ है, वेवफ्रंट। हालांकि एस वेवफ्रंट नहीं, एस भी वेवलेंथ ही है। ऑप्शन सी में देख लें क्यू वेवलेंथ बोला हुआ है, हालांकि क्यू वेवलेंथ नहीं, क्यू एम्पलीट्यूड है। और आर आपके पास वेवफ्रंट, वो तो चले सही बात बोली हुई। डी में देख लें वही चीज़, क्यू आपके पास उन्होंने वेवलेंथ बोला हुआ है, हालांकि क्यू एम्पलीट्यूड है। और एस आपके पास वेवलेंथ है, तो दोनों ही गलत हैं तो ऑप्शन डी में। तो अब देखें 27, बहुत ही मज़ेदार सवाल बेटे। आपके पास देखें इन्होंने क्या क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। डीप वाटर में इन्होंने आपको स्पीड दे दी, और इसी तरीके से डीप वाटर में इन्होंने आपके पास वेवलेंथ दे दी। वेवलेंथ का कैसे पता चला? दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है बेटे? वेवलेंथ कहलाता है। तो स्पीड दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, मैं क्या मेजर कर सकता हूँ यहाँ से? मैं फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता हूँ। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v आपके पास कितना? 9.6। फ्रीक्वेंसी मुझे पता नहीं। वेवलेंथ आपके पास कितनी है? 1.2। तो यहाँ से मैंने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को मेजर कर लिया। तो 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 8 हर्ट्ज। अब मुझे पता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, और रिफ्रैक्शन में स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो अगर डीप वाटर में फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है, तो शैलो वाटर में भी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी होगी? 8 हर्ट्ज। अब बोला हुआ ये है इन्होंने, व्हाट इज द स्पीड इन द शैलो वाटर। शैलो वाटर में स्पीड क्या होगी? तो अब देखें शैलो वाटर में आपके पास वेवलेंथ का डिस्टेंस दे दिया, वेवलेंथ आपको बता दी है, और आपको पता होना चाहिए कि वाई आई एम कॉलिंग दिस डिस्टेंस अ वेवलेंथ, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाती है। तो देखें शैलो वाटर के लिए आपको वेवलेंथ पता है विच इज़ 0.8 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 8 हर्ट्ज। वो कहाँ से निकाली थी? डीप वाटर से निकाली थी। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी आपके पास डीप टू शैलो में क्या रहती है? सेम रहती है। सिर्फ और सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, और क्या चेंज आता है? डिक्रीज हो जाती है अगर मैं डीप टू शैलो में जा रहा हूँ। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के थ्रू आपको फ्रीक्वेंसी पता है 8 हर्ट्ज, वेवलेंथ आपको पता है 0.8, तो स्पीड हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 एंड माई आंसर इज 6.4. So A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 28 छोड़ दें, इसमें कुछ और बात हो रही है। 29 भी छोड़ दें। 30 देखें आपके पास क्या हुआ, सेम टू सेम जैसे पिछला सवाल दिया हुआ था वैसे ही ये सवाल दे दिया, बस थोड़ा सा वेव डायग्राम चेंज कर दिया। आपके पास इन्होंने बोला R पर आपके पास स्पीड क्या है? 12 है, और मैं देख सकता हूँ ट्रफ टू ट्रफ ये आपके पास डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटे? वेवलेंथ कहलाएगी। तो देखो आपके पास इस रीजन में आपको इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है? इस रीजन के लिए आपको इन्होंने स्पीड भी दे दी जो कि कितनी है? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको वेवलेंथ भी दे दी जो कि कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या मेजर यहाँ से कर लेता हूँ? फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। सो f विल बी इक्वल्स टू v ओवर लेमडा। v आपके पास 12, लेमडा आपके पास 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 वुड बी इक्वल्स टू 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 4 हर्ट्ज। और मुझे पता चल रहा है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई है, तभी आपके पास देख सकते हैं
वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज। और अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ कौन से रीजन में कौन से रीजन, तो मैं कौन से रीजन से आपके पास रिफ्रैक्शन हुई है और किस रीजन में वेव गई है, तो डीप टू शैलो में गई हैं। कैसे सर, वेवलेंथ कम हो गई ना, तो अब डेफिनेट सी बात है स्पीड भी कम होगी बेटे, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। डीप में आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4 हर्ट्ज। शैलो में भी आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी बेटे, 4 हर्ट्ज रहेगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे इन्होंने वेवलेंथ बताई हुई है, ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस या क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस, ये दोनों क्या कहलाते हैं, वेवलेंथ कहलाते हैं। तो अब देखें मैं यहाँ पे दोबारा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा दूंगा। v मुझे मालूम करना है क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है स्पीड ऑफ द वेव एट s, इस रीजन में स्पीड क्या होगी वो मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 4 है, वेवलेंथ मुझे पता है 1.5 है, तो 4 इंटू 1.5 हम लोग करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखें इन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई है। व्हाट कॉजेज दिस रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हुई क्यों? जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि मीडियम चेंज होता है तो आपके पास रिफ्रैक्शन होती है। तो अब देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी गलत, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज तो होती ही नहीं है ना फ्रीक्वेंसी, तो ये तो गलत ऑप्शन है। चेंज इन स्पीड, बिल्कुल सही, स्पीड चेंज हुई है बेटे। ड्यू टू चेंज इन डेप्थ, यस, डेप्थ चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज हुई, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसके अलावा डी भी देख लेते हैं। चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज होती ही नहीं है बेटे, तो डी इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखें आपके पास 32 में वही सेम चीज़ जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं, मैं आपको इसके लिए डेटा बता रहा हूं, आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है। देखिए डीप रीजन में आपको स्पीड दे दिए, डीप रीजन में 2 कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी दे दी। तो आपको v भी पता है, v आपके पास कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपके पास यहाँ पर सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ भी आपके पास गिवन है 1 मीटर। तो यहाँ से आप क्या मेजर कर लेंगे, जैसे अभी पिछले 2 सवालों में किया, फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी आपके पास डीप रीजन में होगी, एग्जैक्ट वही फ्रीक्वेंसी आपके पास शैलोअर रीजन में भी होगी। तो जो दो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके पास इन्होंने क्या दिया हुआ है कि शैलोअर रीजन में आपके पास इन्होंने वेवलेंथ दे दी। तो देखें यहाँ पे आपके पास शैलोअर रीजन के लिए वेवलेंथ पता, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, जो आप कहाँ से निकाल चुके होंगे, आप डीप रीजन से निकाल चुके होंगे। स्पीड मेजर करनी है तो दोबारा लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ आपको पता, लैम्डा आपको पता, मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर करेक्ट क्या है। व्हाट इज मेंट बाय वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या कहलाता है बेटा? अब देखो यही सवाल जो पहला सवाल था उसी जैसा सवाल, लेकिन अब आपके पास इसका भी बल्कि आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ये रिपीट आपके पास हुआ है एमसीक्यू, तो इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा, ये अब आपके ज़िम्मे है। यू विल ट्राई एट योर होम एंड आई एम 110% श्योर अगर आप इस वीडियो को गौर से देख रहे होंगे तो आप इसका भी करेक्ट आंसर बता देंगे। 34 आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो अब याद रहे बेटे, यहाँ से मैं क्या क्या मेजर कर सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। एक तो यहाँ से आपके पास आ रहा है क्या, एम्पलीट्यूड, और टाइम है ना एक्स एक्सिस पे, तो मैं यहाँ से टाइम पीरियड मेजर कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी टाइम होगा आपके पास क्या होगा, दिस वुड बी नोन एज टाइम पीरियड। एक वेव का टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। क्या और कोई टाइम पीरियड मेजर करे तो यहाँ से यहाँ तक का भी आपके पास टाइम पीरियड है, लेकिन इसके लिए देखें मुझे इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम आपके पास टाइम पीरियड है, एक वेव का टाइम है ना,
तो ये भी टाइम पीरियड होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ नहीं पता, तो इसलिए मैं इसको मेजर नहीं कर रहा, लेकिन ये तमाम के तमाम टाइम पीरियड आपके पास कहलाएंगे। तो 0 से लेकर 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड आपके पास कितना आ गया, योर टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1 ओवर टाइम पीरियड, सो 1 ओवर 2 विच वुड बी इक्वल्स टू 0.5 हर्ट्ज, सो 0.5 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। 35 में देखते हैं कि आपके पास एक स्प्रिंग दिया हुआ है और बोला हुआ ये है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ वेव ऑफ 3 मीटर अलॉन्ग अ स्प्रिंग। इन्होंने बोला कि अगर 3 मीटर तक आपका स्प्रिंग मूव करता है तो इसको कितना टाइम लगेगा। अब इसको समझने के लिए ज़रा देखें, वेवलेंथ आपको दी हुई है, वेवलेंथ कितनी है 0.6, तो मैं पहले आपके पास, और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी से एक चीज़ हम लोग मेजर कर लेते हैं, टाइम पीरियड। हम लोगों को पता है ना F इज़ इक्वल्स टू 1/T, तो F कितना दिया हुआ है आपके पास 2.5, तो F की जगह 2.5 आ गया। टाइम पीरियड मैंने निकालना है, तो टाइम पीरियड वुड बी इक्वल्स टू 1/2.5, जिसको अगर मैं कैलकुलेटर से मेजर करता हूँ तो 0.4 सेकेंड्स आ रहा है। एक वेव को कितना टाइम लग रहा है बेटे, 0.4 सेकेंड्स। अब आगे देखते हैं, आपके पास वेवलेंथ किसके बराबर दी हुई है 0.6। अब देखें 3 मीटर में कितनी वेवलेंथ्स आ जाएंगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कितना है 0.6। तो मैं देख रहा हूं कि 3 मीटर के अंदर कितनी वेवलेंथ्स आ रही हैं, 3 मीटर के अंदर 5 वेवलेंथ्स आ रही हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि 5 वेवलेंथ्स को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने यही सवाल में पूछा है ना कि 3 मीटर अगर आपकी वेव मूव करती है तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो देखें, मैंने पहले टाइम पीरियड निकाल लिया और फिर मैंने देखा कि एक वेवलेंथ 0.6 की है, तो 3 मीटर में कितनी वेवलेंथ्स आ जाएंगी, तो 3 डिवाइड बाय 0.6 कर दिए तो 5 वेवलेंथ्स आ जाएंगी। तो एक वेव को अगर 0.4 सेकेंड लग रहे हैं तो 5 वेव्स को कितना लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो बेटा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5 वुड बी इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड्स। तो 5 वेवलेंथ्स को कितना टाइम लग रहा है 2.0 सेकेंड्स। और मुझे कैसे पता चला 5 वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ 0.6 की थी और टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 3 मीटर, तो 3 मीटर के अंदर कितनी वेवलेंथ्स आई, 5 वेवलेंथ्स आई। तो आपके पास टाइम कितना लगेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। 36 में आपसे पूछा हुआ है कि द डायग्राम शो अ वेव ऑन अ स्प्रिंग विथ 2 पॉइंट्स P and Q. The wave is moving in the direction. What will happen next? बोला वो ये है कि क्या इसके बाद अब जिस तरीके से वेव मूव कर रही है तो आगे क्या होगा बेटे। तो देखें बेटे, अगर मैं देखूं तो आपके पास दिस Q, व्हाट इज़ दिस Q रिप्रेजेंटिंग, और ये Q किस तरीके से आपके पास मूव होगा। देखें यहाँ से, यानी कि इसके बाद से आपके पास क्या होगा, आपके पास एक वेव दी हुई है, P और Q की डायरेक्शन बता दी। अब बोला कि यहाँ तक वेव कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या होगा वो बताएं। तो देखें इस पॉइंट पर तो P है ही नहीं, इस पॉइंट पे आप ज़रा देखें, यहाँ पर Q था ना, तो देखें यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा बेटे, Q ही होगा। तो Q आपके पास कहाँ जा रहा होगा बेटा, अप की तरफ मूव कर रहा होगा, और P तो अभी आया ही नहीं है। P तो उस वक्त आएगा बेटा जब वेव यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि P यहाँ पर था ना बेटे, और मुझे वेव आपके पास कहाँ तक बताई हुई है, ज़रा ये भी देखें, वेव यहाँ तक ड्रॉ की हुई है। तो इन्होंने बोला कि इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद Q बेटा अब जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन पे Q ही मेंशन था, और P तो अभी आया ही नहीं है, P डेवलप होगा और फिर देखेंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटे, Q विल मूव अप, सो D इज द करेक्ट आंसर। 37 देखते हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4 हर्ट्ज,
द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट शोन इज 20। अब देखें टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट नहीं है, सिर्फ क्या बोल दिया, टू क्रस्ट। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस कितनी वेवलेंथ है, देखें कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ। तो देखें दिस इज योर 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ्स, 4 वेवलेंथ्स, 5 वेवलेंथ्स। तो बेसिकली ये जो 20 सेंटीमीटर है ये 5 वेवलेंथ्स का डिस्टेंस है। अगर एक वेवलेंथ का वेवलेंथ चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज योर वेवलेंथ, 4 सेंटीमीटर। कैसे पता चला बेटा, ये आपको इन्होंने वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए हुए थे और वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाती है। तो यहाँ पे कितनी वेवलेंथ्स रिप्रेजेंट की हुई थी, 5 वेवलेंथ का डिस्टेंस इन्होंने बताया हुआ था 20 है। तो मैंने कहा एक वेवलेंथ का डिस्टेंस पहले निकाल लूँ, तो 20 डिवाइड बाय 5 कर दिया तो 4 आ गया। आपको स्पीड मालूम करनी है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज दी हुई है, वेवलेंथ आपके पास 4 है, एंड 4 इंटू 4 वुड बी इक्वल्स टू 16। सो C इज द करेक्ट आंसर। अब द डायग्राम शो अ वेव मूविंग इन अ शैलोअर रीजन। अब देखें शैलोअर रीजन में गई है, क्या चेंजेस आएंगे, ऑब्वियस ही बात है, डीपर से शैलोअर में गई है तो स्पीड डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन ए गलत है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। ऑप्शन बी गलत है, इसमें इन्होंने बोला बोथ स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, हालांकि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। ऑप्शन सी इस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, गलत, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर इन विच दे आर रिप्रेजेंटिंग स्पीड डिक्रीजेस। अब इन्होंने बोला भाई पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी अभी बात की, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड। अब देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अब देखें इस पूरे डिस्टेंस में आपके पास एक वेव कवर अप हो गई है, तो एक वेव का डिस्टेंस क्या कहलाता है आपके पास, वेवलेंथ। सो P इज एम्पलीट्यूड, Q इज वेवलेंथ, और ये ऑप्शन आपके पास कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा अब जरा देखें, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो अगर आपके पास यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो एक वेव का ये टाइम है, तो दिस वुड रिप्रेजेंट टाइम पीरियड। अगर इसी तरीके से आपके पास सेम टू सेम यही ग्राफ होता, लेकिन अगर आपको यहाँ पे टाइम के बजाय क्या दे दिया होता, डिस्टेंस दे दिया होता, तो फिर अगर मैं बोलूँ कि ये Q आपके पास क्या बता रहा है, ये Q फिर वेवलेंथ बताता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ इस एक्सेस पे, तो अब टाइम है तो टाइम ही पता चलेगा ना, और कौन सा टाइम, टाइम पीरियड। क्यों, क्योंकि जो Q इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दिस इज द टाइम फॉर वन वेव, एंड फॉर टाइम फॉर वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। और P तो आपको डेफिनेट सी बात है एम्पलीट्यूड बता रहा है, तो एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो इसलिए गौर से देखिएगा कि ग्राफ आपके पास डिस्टेंस टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम है। 40 में आपके पास बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल की कौन सी एग्जाम्पल है, लाइट एंड वाटर, तो बेटा वाटर भी आपके पास ट्रांसफर होता है, गलत जवाब। रेडियो एंड साउंड, यस, रेडियो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड आपके पास, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर वेव होती है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल ही होता है। ऑप्शन सी भी गलत क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, और ऑप्शन डी भी गलत, रेडियो आपके पास ट्रांसफर्स है। अब ये 41 रिपीट हुआ है बेटे, ये मुझे करके बताइएगा, सेम टू सेम वही सवाल कि आर में आपके पास स्पीड दी हुई है, इस रीजन में आपके पास स्पीड भी है, वेवलेंथ बताई हुई है, आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे, और वही फ्रीक्वेंसी को आप शैलोअर रीजन में भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी पता, वेवलेंथ पता, आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, स्पीड। सो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के थ्रू आप क्या मेजर कर लेंगे बेटे, स्पीड मेजर कर लेंगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द लास्ट क्वेश्चन,
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, तो अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है बेटे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। तो अगर मैं इस ग्राफ से देखूँ, व्हाट इज़ माय वेवलेंथ, माय वेवलेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना है, माय एम्पलीट्यूड इज़ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड कौन सा डिस्टेंस होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पर क्या है, 2, सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप सो बेटे आप लोगों को ये पूरी की पूरी वर्कशीट में जितने भी सवालात थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जो जो मैंने चीज़ें आपको करने के लिए दी हैं उनके आंसर बेटे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि अगर गलत हो तो मैं आपको वहाँ पे ठीक कर दूँ। और अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर समझ में आ गए तो उसका फीडबैक भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बेटे